हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज़ एवरीवन? क्या हाल चाल? कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के सेशन के लिए तैयार? कल की क्लास में जो भी कोई कुछ पढ़ा था। ओके, जस्ट अ मिनट। राम राम। एक सेकेंड। देखो, जैसी क्लास स्टार्ट हुई है वैसी डीपीपी आई है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ। ठीक है। राम राम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चल रहा था, है ना। 2 दिन की क्लास मिस हो गई। 2 दिन की क्लास तो बहुत बढ़िया क्लास थी। मतलब कल की क्लास तो बहुत ही बढ़िया क्लास थी, है ना। उससे पुरानी थोड़ी सी। बोर्ड पर नोट्स में क्या लिखना है और एक स्ट्रक्चर टाइप बताइए। सर, बेंडिंग मोमेंट क्लियर नहीं है। बेंडिंग मोमेंट क्लियर नहीं है, चलो अभी क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा समय दीजिए लिखने का, ठीक है। समय देंगे लिखने का, बिल्कुल। आप टेंशन मत लो। 1 मिनट। ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चल रहा था। हमने शियर फोर्स देख लिया था और हमने बेंडिंग मोमेंट भी देख लिया था, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में शायद कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, शेव कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा शेविंग में अनईजी सा फील हो रहा था। मतलब वैसे ना, ऐसे ऐसे अभी थोड़ा सा सही हो रहा है, इसीलिए मैंने कर लिया। ठीक है। हाँ, देखो, आप नोट्स बनाओ। थोड़ा बहुत जो जैसे ना, आप नोट्स बनाओ जितने बन पा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत छूट जाता है ना, उसके लिए आप जगह छोड़ दो। और जगह छोड़ दोगे, फिर एंड में क्लास खत्म होती है ना, पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। 10-15 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। फिर जो बचा हुआ थोड़ा बहुत रह गया होगा ना, वो लिख लोगे, 15-20 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो वो जो टाइम हमारा बचेगा ना क्लास में, उसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए। क्यूट लग रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग इंटेंसिटी, और फिर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे। बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है? क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन इनको मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये ना आपको याद होने चाहिए, है ना। यू हैव टू रिमेंबर देम। मतलब सॉल्व तो करना ही करना है, यू हैव टू रिमेंबर देम ऑल्सो। इनको याद भी कर लेना है। वैसे तो याद हो ही जाएंगे क्योंकि इतनी बार ये चीजें आती हैं। ये वाले जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होंगे, ये आपके स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी काम आएंगे, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी, और आगे हम चीजें पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी आपको काम आएंगे। ठीक है ना। चलो। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। अब किसी का डाउट आया, बेंडिंग मोमेंट क्लियर नहीं है, अच्छा बताओ बेंडिंग मोमेंट में क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बेंडिंग मोमेंट। एक काम करते हैं, बेंडिंग मोमेंट में अगर प्रॉब्लम है ना, इतना तो पता ही है आपको। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? किसी भी बीम के ऊपर अगर कई सारी फोर्सेस या मोमेंट्स वगैरह हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं एक ये फोर्स है, एक यहाँ पर मोमेंट लग रहा है, ठीक है। और आपको इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो आप या तो लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर राइट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट होगा क्या? सारे के सारे मोमेंट्स का समेशन। ठीक है। तो मोमेंट्स या तो आप राइट साइड की तरफ के सारे मोमेंट्स ले लो, या फिर आप लेफ्ट साइड की तरफ के सारे मोमेंट्स ले लो। अभी यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे पता नहीं है कि ये रिएक्शन कितनी आ रही है, यहाँ पर मोमेंट कितना आ रहा है, ये सब नहीं पता। तो यहाँ से कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से हमको पता है, तो यहाँ से एक ये फोर्स आ रही है, एक ये मोमेंट आ रहा है। मान लो फोर्स है P, मोमेंट है M, ठीक है। और इस फोर्स का जो डिस्टेंस है, फोर्स का डिस्टेंस है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x1, ठीक है। और ये मोमेंट का डिस्टेंस है x2। चलो, तो अब आप बताओ कि इस जगह पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा। इस जगह पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा। सेक्शन लेके ही बता रहे हैं, ये रहा सेक्शन, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन पर बताओ कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। कौन बताएगा? देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करता है। ठीक है,
लेट अस सी हु विल आंसर दिस फर्स्ट। दाढ़ी में अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब नहीं बढ़ा रहे दाढ़ी, अब ऐसे क्लीन शेव ही रहेंगे। m प्लस पी एक्स, पी एक्स वन प्लस एम, एम में मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ है? एम में एक्स टू मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? एम में एक्स टू मल्टीप्लाई नहीं होगा? डीपीपी का 20 में से 5 क्वेश्चन सही है होगा, कोई बात नहीं। जो 15 गलत हुए ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो खुशखबरी है आपके लिए कि ये 15 चीजें और नई सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। तो यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट है ना, मान लेते हैं ये सेक्शन एक्स एक्स था, तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स कितना आ जाएगा आपका? पी की वजह से कितना आ जाएगा? पी की वजह से आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना था? पी था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था x1, ठीक है ना। तो p इंटू x1, कोई दिक्कत इसमें? p इंटू x1 आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लस होगा माइनस होगा, साइन कन्वेंशन भी ध्यान देना है। मैग्नीट्यूड तो आ गया, बिल्कुल सही है, p इंटू x1 आ गया। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव होगा, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव। सो माइनस पी इंटू x1। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ये बीम को क्या कर रहा है? रुला रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। इस सेक्शन पर, जिस सेक्शन पर कैलकुलेट करना है ना, वहां पर ये पकड़ लो, है ना, उस जगह पर फिक्स मान लो, पकड़ लिया हमने। और देखते हैं कि फिर इस लोड की वजह से बीम का क्या हो रहा है। जब इस लोड की वजह से देख रहे हैं तो मोमेंट वगैरह सब हटा दो। तो इस लोड की वजह से कैसे हो रहा है? ये इस तरह से जा रहा है, तो बीम दुखी हो रही है ना, दुखी हो रही है ना, ऐसे दुखी हो रही है। जब ये दुखी हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो माइनस पी इंटू x1 इस लोड की वजह से हो गया। अब m की वजह से देख लेते हैं, m क्या कर रहा है? m तो खुद ही मोमेंट है ना, है ना। फोर्स से मोमेंट निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मोमेंट तो खुद ही मोमेंट है, तो उसको तो सीधे सीधे ऐड कर लिया जाएगा। तो मोमेंट को ऐड कर लेते हैं, मोमेंट को ऐड करेंगे तो ये तो आएगा m ही, ठीक है ना। बस ये देखना है कि साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये भी क्या कर रहा है? बीम को नीचे की तरफ ले जा रहा है इसी तरह से, ठीक है ना। तो दोनों की वजह से ऐसा हो जाएगा। बताओ, इतना समझ गए ना? जिस किसी को भी बेंडिंग मोमेंट में डाउट था, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस मच इज क्लियर और नॉट? इतना क्लियर है ना? जिसको भी बेंडिंग मोमेंट में डाउट था, यहां तक ये क्लियर है। तो बस, अगर ये क्लियर है तो मतलब बेंडिंग मोमेंट क्लियर है, ठीक है। फिर बेंडिंग मोमेंट में कोई डाउट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट क्लियर है आपका, टेंशन मत लो, ठीक। चलिए, तो आगे चलते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, हाँ, शियर फोर्स पी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यहां पर शियर फोर्स पी आ जाएगा, ठीक। बेंडिंग मोमेंट, कंसंट्रेटेड जो मोमेंट लगा होगा ना, या कोई भी मोमेंट लगा होगा, सीधा सीधा मोमेंट लगा है, उसका शियर फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। शियर फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कई बार आप देखोगे, कुछ केसेस हम देखेंगे अभी, कि शियर फोर्स भी आ जाता है। अकेला मोमेंट लग रहा होगा तब भी शियर फोर्स आ जाएगा। तो एक्सप्लेन साइन, साइन तो बता दिया ना, ये लोड कैसा है, ये दुखी कर रहा है ना इसको। साइन तो देखो बेटा क्लियर है, साइन में क्या प्रॉब्लम है? इफ यू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम इन साइन। क्यों नहीं समझ में आ रहा? बीम को दुखी हो रही है, दुखी होता हुआ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे दुखी हो रही है, या क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद कैसे करें, ट्रिक बताएं? पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट देख तो लो क्या क्या है ना, बाद में ट्रिक बताएंगे। तो चलो, रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच का रिलेशनशिप का डेरिवेशन होता है, लेकिन वो पूछा कहीं नहीं जाता, ठीक है, कहीं भी पूछा नहीं जाता, और उसको जरूरत भी नहीं है याद करने की। तो सीधे सीधे जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो लिख लेते हैं, dm/dx इज इक्वल टू v, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। नाउ dm/dx क्या है? m है बेंडिंग मोमेंट, अगर m है बेंडिंग मोमेंट, m है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, v है शियर फोर्स, v है शियर फोर्स। तो ये बताओ dm/dx क्या हो जाएगा? dm/dx क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। dm/dx विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यस और नो, ठीक है। dm/dx विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, या फिर इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? वो स्लोप हो जाएगा dm/dx।
डेरिवेशन कराना पड़ेगा वरना गुस्सा आ जाएगा, डेरिवेशन करा दूंगा तब गुस्सा नहीं आना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका डेरिवेशन 50 चीजों का होता है, ठीक है ना, हर चीज का डेरिवेशन है। अभी मैं ट्राइंगल का ना सीजी बताऊंगा आपको, तो उसका भी डेरिवेशन है, लेकिन वो नहीं कराया, क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, काम का ही नहीं है। तो डेरिवेशन बस वही करने हैं जो जो चीजें काम की हैं, ठीक है ना, ठीक है, जो चीजें काम की हैं। और आप लोगों को ज्यादा पता है क्या कि कौन सा डेरिवेशन आता है कौन सा नहीं आता? इतना पता होता तो एग्जाम निकाल लिया होता, है ना। चलो, तो डीएम बाई डी एक्स हो जाएगा शेयर फोर्स वी, डीएम बाई डी एक्स इज शेयर फोर्स। डीएम बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सो राइट डाउन डीएम बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट is equal to shear force at any section, shear force at any section. Rate of change of bending moment will be equal to shear force at any section. अच्छा, dm by dx is equal to shear force, इससे मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू shear force, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? shear force के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने इसका डेरिवेशन करा दिया ना तो भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे कैसे आया। चलो, ये चीज समझ में आई। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, एट एनी सेक्शन। जिस भी सेक्शन पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, उस सेक्शन पर शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। और इसका मतलब ये भी है, इट मींस दैट स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, slope of bending moment diagram is equal to shear force at that section, shear force at that section, ठीक है। shear force को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से या S से, ठीक है। चलो, तो ये दोनों लिख लिए, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ये आ गया। अब एक बात बताओ, एक बात सोचना, ठीक है, आप सोचना कि अगर dm बाई डी एक्स वी के बराबर है ना, और हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन तो कल बनाना सीख लिया था, आपने सीख लिया था ना बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाना, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाना तो आप सीख चुके थे ऑलरेडी, ठीक। अब अगर इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए, अब एक डेरिवेशन करा रहा हूं, ठीक है, समझना, जो चीज काम की है वो मैं करा रहा हूं। तो dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी होता है, ठीक। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ dm इज इक्वल टू वी डी एक्स कर सकते हैं, dm इज इक्वल टू वी डी एक्स कर सकते हैं, dm इज इक्वल टू वी डी एक्स लिख सकते हैं, dx उधर पहुंच गया, ठीक है। अब इसको ना इंटीग्रेट कर देते हैं, लेट अस इंटीग्रेट, लेट अस इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे, dm का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? मोमेंट आ जाएगा, dm का इंटीग्रेशन मोमेंट आ जाएगा। वी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कोई बताएगा वी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी डी एक्स? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स क्या हो जाएगा? चलो सोचो, आप लोग सोचो और बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक मैं इसका एक्सप्लेनेशन तैयार करता हूं कि इसका मतलब हो क्या जाएगा, ठीक है ना। सोचो जरा, अच्छे से दिमाग लगाओ और बताओ कि ये वी डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। मोमेंट हो जाएगा,
वी एक्स हो जाएगा, मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो जाएगा, ओनली एक्स हो जाएगा, एम इक्वल टू वी एक्स प्लस सी हो जाएगा। देखो, इसीलिए तो जो चीजें आपके जानने लायक है ना, बस वही जानने की कोशिश किया करो। हर चीज जानने की कोशिश करोगे ना जो मतलब की भी नहीं है, तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब ध्यान से समझना। ठीक है, हमारे पास एक है लोडिंग डायग्राम, लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग से क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास लोडिंग डायग्राम है, लोडिंग की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम शियर फोर्स डायग्राम निकाल सकते हैं, और शियर फोर्स डायग्राम है, लोडिंग की हेल्प से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लोडिंग थी, लोडिंग से हमने शियर फोर्स डायग्राम बनाया, शियर फोर्स डायग्राम से और लोडिंग से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना दिया। अब लोडिंग किस तरह की थी, लोडिंग हम एक जनरल लोडिंग ले रहे हैं, इस तरह से लोडिंग दिखा दी ना कहीं, तो ये मतलब जनरल लोडिंग है ना, कैसा भी दिखा दिया, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा शेप, तो मतलब ये है कि एक जनरल लोडिंग कंडीशन दिखा दी है। तो दिस इज अ जनरल लोडिंग कंडीशन, ऐसे कैसी भी लोडिंग हो सकती है। अब इसकी वजह से शियर फोर्स भी किसी भी शेप का आ सकता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी किसी भी शेप का आ सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, लोडिंग किसी भी शेप की है ना, एनी गिवन शेप, मतलब ना हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं मतलब कि ये यूडीएल के लिए ही वैलिड है या सिर्फ पॉइंट लोड के लिए वैलिड है या किसी एक स्पेसिफिक तरह के लोड के लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, एक जनरल लोडिंग केस ले रहे हैं, फिर कुछ केस के लिए वैलिड नहीं भी होगा तो वो भी हम देख लेंगे। तो ये लोडिंग है, फिर उसकी लोडिंग की वजह से जो भी शेयर फोर्स होगा, जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है ना, अब यहां पर हमने दो सेक्शन लिए, एक सेक्शन 1, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2, एक सेक्शन 2। ठीक है ना, सो दिस इज सेक्शन 1, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लिया। अब जब डीएम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डीएम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कहां से कहां तक वेरी करेगा, मान लो दो सेक्शंस ले रहे हैं ये, तो इन दोनों सेक्शंस के बीच में हमने इंटीग्रेशन किया सबका। ठीक है, मतलब जो जो एप्लीकेबल चीजें हैं यहां पर उन सबका इंटीग्रेशन किया। तो डीएम का इंटीग्रेशन किया जब, तो सेक्शन 1 पर यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी m1, है ना, यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी m2। ठीक है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी m1 और यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी m2। अगर यहां से पर dm को इंटीग्रेट किया m1 से m2 तक, dm को हमने m1 से m2 तक इंटीग्रेट किया, ठीक है ना, तो dm का इंटीग्रेशन तो आएगा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, m2 माइनस m1। तो यहां से, तो यहां पर तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा सीधे सीधे, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगी, m1 से m2 तक। ठीक है, अब यहां पर जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना v dx को, अब v dx का मतलब क्या है ये समझेंगे, तभी इंटीग्रेशन का मतलब भी समझ में आएगा। तो v dx का जो इंटीग्रेशन है वो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सेक्शन 1 से 2 तक, सेक्शन 1 से 2 तक v dx का इंटीग्रेशन किया। नाउ v क्या है, v, अब देखो ध्यान से देखना, आप लोग ना आपस में बातें मत करो, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर है शेयर फोर्स, ठीक है, और शेयर फोर्स जो v है ना, v कोई भी पोजीशन पे शेयर फोर्स हो सकती है, v कैन बी शेयर फोर्स एट एनी पोजीशन, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, किसी भी पोजीशन पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो v है। ठीक है ना, अब हमको शेयर फोर्स लेनी है कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, और उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, शेयर फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली, है ना, एक जनरल शेयर फोर्स डायग्राम बन रहा है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इन दोनों सेक्शंस के बीच में शेयर फोर्स की कुछ भी वैल्यू होगी, वो क्या वर्टिकल ऐसे दिखाई देगी ना, वर्टिकल ऑर्डिनेटी तो बताएगा। शेयर फोर्स डायग्राम जब हम बनाते हैं तो ये जो वर्टिकल, जो ये डिस्टेंस दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि शेयर फोर्स की कितनी वैल्यू है, यहां पर v की कितनी वैल्यू है, यही दिखाता है कि नहीं दिखाता, बताओ। v क्या दिखाता है, v शेयर फोर्स की जो वैल्यू है वो यहीं से पता चलती है ना, ये हाइट कितनी है ना। जब हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाया था, जब हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाया था, मान लो कुछ ऐसा शेयर फोर्स डायग्राम आया था, ठीक है ना, यहां पर था 10, यहां पर था 10, है ना। अगर इस तरह का शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर ये चीज क्या बता रही है कि इस पॉइंट पर शेयर फोर्स की जो वैल्यू है वो 10 की है ना, 10 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर फोर्स। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझ में आ रही कि v का मतलब क्या है, v का मतलब है कि उस लोकेशन पर शेयर फोर्स कितनी है। दूसरी बात समझो कि अगर यहां पर हमको ये जो वर्टिकल हाइट है ये बता रही है कि शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर
जो dx बहुत ही छोटा सा एलिमेंट होगा dx, ये क्या बता रहा होगा? dx बता रहा होगा थिकनेस ना, थिकनेस, बहुत छोटी सी थिकनेस। dx क्या होता है? अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, अगर आप कोई डिस्टेंस dx लेते हो, dx का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ऑफ द बीम, बहुत छोटी लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है ना। अब ये बहुत छोटी लेंथ ऑफ द बीम होगी, उस जगह पर शेयर फोर्स को आप कांस्टेंट बोल सकते हो ना, वो भी एक पॉइंट ही हो जाएगा ना। अगर इनफाइनाइटली छोटी लेंथ ले ली है ना, लेंथ में एक इनफाइनाइटली, ये इतनी बड़ी सी लेंथ थी बीम की, इसमें एक इनफाइनाइटली छोटी सी लेंथ ले ली, तो वो एक पॉइंट ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, इट इज अ पॉइंट। और उस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू है v, और वो पॉइंट का डिस्टेंस है dx। तो अगर v इंटू dx बना देंगे तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये जो येलो कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वी विल गेट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, यस और नो? इतनी बात समझ में आई सबको? इस स्मॉल एलिमेंट का जो रेक्टेंगल बन रहा है यहां पर, इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। किसका थिकनेस लेंगे? dx, मतलब लेंथ, बीम की लेंथ पे एक dx एलिमेंट ले लिया है ना, तो dx क्या है? लेंथ है, लेंथ का बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। तो dx हो गया इस डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में बहुत छोटा सा पार्ट है ना, और v क्या हो गया? ये वर्टिकल वाला हिस्सा। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया है। v इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? v इंटू डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v इंटू डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाले जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? ठीक है, v इंटू डी एक्स ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने क्या किया, अब इस v डी एक्स को मैंने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक इंटीग्रेट कर दिया, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक इंटीग्रेट कर दिया, यानी इन दोनों के बीच में जितने भी ऐसे छोटे 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 रेक्टेंगल थे ना, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल रेक्टेंगल, सबको मैंने ऐड कर दिया, सबका एरिया ऐड कर दिया, सबका एरिया ऐड कर दिया कि नहीं, यहां से यहां तक, ठीक है। और सबका एरिया ऐड कर दिया, यानी मुझे शियर फोर्स डायग्राम का टोटल एरिया मिल गया क्या? यहां से यहां तक जो टोटल एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम है, इतना एरिया मिल गया कि नहीं मिल गया? ये वाला एरिया जो चमक रहा है, ये चमकता हुआ एरिया मिल गया मुझे, ठीक है ना। तो ये चीज क्या बता रहा है? ये चीज बता रहा है कि यहां पर मुझे सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 के बीच का जो शियर फोर्स डायग्राम का जो एरिया है ना, वो मिल गया। सेक्शन 1 से 2 के बीच में शियर फोर्स डायग्राम का एरिया मिल गया, ठीक है ना। यानी अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं? इसको मैं और सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूं, m2 माइनस m1 विल बी इक्वल टू एरिया of shear force diagram, area of shear force diagram between section 1 and 2, section 1 and 2, area of shear force diagram between section 1 and 2। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन एनी टू सेक्शंस, दो सेक्शंस के बीच के बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंस है, बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंस है m2 माइनस m1, ये क्या बता रहा है कि यहां से यहां के और यहां के बीच का जो बेंडिंग मोमेंट है उसमें कितना अंतर आया। तो बेंडिंग मोमेंट में जितना अंतर आएगा ना दो सेक्शंस के बीच में, वो किसके बराबर होगा? शियर फोर्स, उन दो सेक्शंस के बीच का जो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया है ना, उसके बराबर आ जाएगा। इंटीग्रेशन और डीएम, डीएम मतलब बता रहा है कि बहुत ही छोटे से आ, देखो एम होता है एम, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। एम का पार्शियल डिफरेंशिएशन जब वो करते हैं, डीएम करते हैं ना, बहुत छोटा सा मोमेंट का पार्ट, ठीक है ना। अब डीएम का जब इंटीग्रेशन होगा, एम का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डीएम बाय डीएक्स लिखते हैं, इस तरह से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, जब एक्स को हटा दिया तो मतलब बस ये है कि बहुत ही छोटा सा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, मतलब एक तरह से वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हो वापस से m मिल जाता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो डीएम क्या बता रहा है कि मोमेंट का बहुत छोटा सा पार्ट हिस्सा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या बताता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बताता है वापस से उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया और मोमेंट मिल गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ठीक है, तो m2 माइनस m1 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। आपके लिए काम की क्या चीज है? आपको पूरा डेरिवेशन ये सब अगर याद ना रहे, ना समझ में आए, लेकिन इतना जरूर याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है। नहीं आ पाई समझ में, ये चीज याद रख लो, ठीक है, ये चीज याद रख लो।
ठीक है, चलो ये चीज याद रख ली। क्या क्या याद रखना है, एक तो ये चीज याद रखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके ऊपर आपका स्टेट सर्विसेज वगैरह में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं गेट वगैरह में, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब मैं गेट में भी पढ़ाता हूं तो मुझे फिर कुछ छुड़वाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका ये वाला एरिया हो जाएगा डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब क्या करना है हमको, ये डेरिवेशन भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बस बच्चे कहते हैं कि सर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो मैं बस यही समझा रहा था, ऐसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, आपको याद बस इतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा ना, इसका डेरिवेशन तो और भी वैसा खतरनाक है, ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, मतलब आपको इतना समझाना पड़ रहा है, गेट वालों को इतना नहीं समझाना पड़ता, ये बहुत आसान था, इसका डेरिवेशन और मुश्किल है, ठीक है। तो जो मेरे ऊपर भरोसा रखो भैया, 10-11 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, आप लोग पहली बार पढ़ने आए हो, ठीक है। चलिए, तो एक चीज ये समझ में आ गई। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, देखो, डिफरेंस इन, मतलब इसको अगर इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में, डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन two sections is equal to area of SFD between those two sections। चलो हिमांशु, ये मैं दे दूंगा आपको, लेकिन ना उसके लिए टाइम लगेगा। हिमांशु ने जो चीज बोली है, देखो सब बच्चे पढ़ लो, ये मेरे ख्याल से सही एक चीज है कि जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है ना वो इकट्ठे दे दें, तो लेकिन ना देखो उसको भी मुझे प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, है ना। तो आपका कोर्स जब खत्म हो जाएगा ना, तब मैं दे दूंगा आपको, अपने चैनल पर डाल दूंगा ये चीज, ठीक है, मिल जाएगी आपको, पर इट विल टेक टाइम। हाँ, चलो ये लिख लिया आपने, सबने लिख लिया, ठीक है, सबने लिख लिया। तो आप लोग ना अब क्लास के बीच में ये मत बोलना कि सर ये इसका डेरिवेशन करा दो, उसका डेरिवेशन करा दो, ये बहुत आसान डेरिवेशन था। तो डेरिवेशन जो भी होंगे, जो जरूरत के होंगे, वो मैं करा दूंगा। अब इसमें एक और चीज आती है, वो ये कि अगर किसी सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करना हो, है ना, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता है, यू नो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जब आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू, मान लो इक्वेशन पता है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं पता, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं पता आपको, लेकिन आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन पता है। जब इक्वेशन पता है किसी भी चीज की, और आप उस इक्वेशन से उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इक्वेशन से जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कैसे करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो उसका, है ना। तो डीएम बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको आप जीरो कर देते हो, ठीक है ना। तो जब डीएम बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए कंडीशन क्या बनेगी, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या कंडीशन बनेगी, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या कंडीशन बन जाएगी, हमारे पास कंडीशन बन जाएगी क्या, कि डी एम बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डी एम बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, डी एम बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, डी एम बाई डी एक्स होता है v, यानी कि v इक्वल टू जीरो। तो जब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, आपके पास कंडीशन क्या बन गई कि शियर फोर्स जीरो होना चाहिए,
शियर फोर्स कांस्टेंट नहीं, शियर फोर्स जीरो होना चाहिए। डीएम बाई डी एक्स किसके बराबर है? शियर फोर्स के बराबर। डीएम बाई डी एक्स किसके बराबर है? जीरो के बराबर। इसका मतलब है कि शियर फोर्स जीरो हो गया। शियर फोर्स जब जीरो हो जाएगा, यानी जिस सेक्शन पर शियर फोर्स जीरो हो जाएगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। सो डीएम बाई डी एक्स शियर फोर्स के बराबर होता है, और जब डीएम बाई डी एक्स जीरो होगा तब ये मैक्सिमम होगा, यानी जब शियर फोर्स जीरो होगा तब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। दैट मींस बेंडिंग मोमेंट will be maximum where shear force is zero, or shear force is changing sign, or shear force is changing साइन। शियर फोर्स जहां पर साइन चेंज कर रहा होता है, या फिर शियर फोर्स जहां पर जीरो होता है ना, वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? मतलब लोड, इसका मतलब ये नहीं है कि लोड परपेंडिकुलर लगना चाहिए, लोड तो हमेशा ही परपेंडिकुलर लगेगा बीम पे। अगर हम बेंडिंग मोमेंट वगैरह देख रहे हैं तो चाहे ये यूडीएल था, चाहे पॉइंट लोड था, कुछ भी था, वो लोड परपेंडिकुलर ही तो था हमेशा। हाँ, अब ये शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये रेफरेंस लाइन बनाई, मैं दो कंडीशन बता रहा हूँ। ये रेफरेंस लाइन बनाई और हमारा शियर फोर्स डायग्राम ऐसा है, या फिर शियर फोर्स डायग्राम ऐसा है। दो तरह का शियर फोर्स, दो तरह की कंडीशन। ठीक है। तो शियर फोर्स पहले पॉजिटिव था, ठीक है, शियर फोर्स पहले पॉजिटिव था और फिर ये चला गया नेगेटिव। तो जिस जगह पर शियर फोर्स ने साइन चेंज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, तो उस पॉइंट पर क्या शियर फोर्स जीरो नहीं हुआ? उस पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो नहीं हुआ। शियर फोर्स ने इस जगह पर साइन चेंज किया कि नहीं किया? शियर फोर्स ने इस जगह पर साइन चेंज कर दिया, यानी जीरो हुआ। ठीक है। अब अगर शियर फोर्स पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से जाके पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो जिस लोकेशन पर इसने साइन चेंज किया है ना, जिस लोकेशन पर साइन चेंज किया वहां पर शियर फोर्स जीरो है। तो यानी एक तरह से सेम ही कंडीशन है, बेंडिंग मोमेंट कहां पर मैक्सिमम होगा? जहां पर शियर फोर्स जीरो है, या फिर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। शियर फोर्स इज चेंजिंग साइन। ठीक है ना, शियर फोर्स इज चेंजिंग साइन। ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है ये कि बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम वेयर shear force is maximum, shear force is minimum, shear force is changing sign, does not depend on shear force। ऐसे करके चार ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया। ठीक है ना, क्लियर है? तो जहां पर shear force जीरो होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं क्या? नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर अलग होता है। ठीक है। चलो, तो रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच का रिलेशनशिप क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? रिलेशनशिप क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के बराबर होता है, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा? जब शियर फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हमने देख ली। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड लोडिंग इंटेंसिटी। शियर फोर्स और लोडिंग इंटेंसिटी के बीच का क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, इससे एक चीज और पता चल रही है। देखो क्या, जब हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में मान लो एम एक्स कुछ आ रहा है 3x + 2, या फिर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में आ रहा है 3x² + 8x - 9, ऐसे कुछ भी आ रहा है। ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x की एक पावर कम नहीं हो जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लो पहले वाले का डिफरेंशिएशन है ना, तो यहां पर अकेला 3 बचेगा, 3 बचेगा ना। पहली वाली ऊपर वाली इक्वेशन देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिया, अकेला 3 बचेगा। राइट और रॉन्ग? है ना, अकेला 3 बचा। तो यानी x की पावर पहले 1 थी, जब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन थी इसके अंदर x की पावर 1 थी। शियर फोर्स की जो इक्वेशन आई ना, उसके अंदर x की पावर 0 हो गई, x की पावर 0 हो गई। ठीक है, एक जो पावर थी ना वो कम हो गई, है ना। ऐसे ही जब अगर मान लो बेंडिंग मोमेंट की दूसरी वाली इक्वेशन थी, किसी केस के लिए ये इक्वेशन आ गई थी, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर x की पावर फिर से कम हो गई, है ना।
एक्स की पावर फिर से एक कम हो गई, यानी यहां पर सिर्फ एक्स की पावर 1 बचा, एक्स की पावर 1 बचा, एक्स स्क्वायर से 3x बचा, तो एक्स स्क्वायर से 6x रह गया, ठीक है, एक्स की पावर एक और कम हो गई। यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो शियर फोर्स डायग्राम से 1 डिग्री हाइयर होगा, 1 डिग्री ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो यानी अगर शियर फोर्स डायग्राम लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा? शियर फोर्स डायग्राम अगर लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक होगा कि नहीं होगा? शियर फोर्स डायग्राम अगर कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल ऑलवेज बी 1 डिग्री हाइयर देन दी शियर फोर्स डायग्राम। चलो एक चीज और यहां से क्लियर हो रही है, ठीक है ना, लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी एम डी विल बी 1 डिग्री हाइयर, 1 डिग्री हाइयर देन एस एफ डी। ठीक, क्लियर। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे अब रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? डीवी, शियर फोर्स एंड लोडिंग, लोडिंग इंटेंसिटी है, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब ये माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है, माइनस का राज ये है कि हम वाई डायरेक्शन पॉजिटिव ऊपर लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ऊपर लेते हैं। वाई डायरेक्शन पॉजिटिव कहाँ होगी, ऊपर या नीचे? वाई डायरेक्शन पॉजिटिव कहाँ होगी, ऊपर या नीचे? ऊपर होगी, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव होती है, तो लोडिंग पॉजिटिव कैसी होगी? लोडिंग जब ऊपर लग रही होगी, ऊपर की डायरेक्शन में, लोडिंग जब ऊपर की डायरेक्शन में लग रही होगी तब पॉजिटिव है, या नीचे की डायरेक्शन में लग रही है तब पॉजिटिव है? लोडिंग भी ऊपर की डायरेक्शन में ही लग रही है तब पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कहां पर है? प्लस वाई की तरफ, है ना। नेगेटिव कहां पर है? माइनस वाई की तरफ। अब लोडिंग क्या है? लोडिंग हमेशा कैसी लगती है? हमेशा कैसी लगती है लोडिंग? लोडिंग हमेशा डाउनवर्ड ही लगती है, यानी लोडिंग इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, उसकी वजह से यहां पर माइनस आया है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसकी वजह से यहां पर माइनस आया है, वरना जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स है वो लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर है, ठीक। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे लिख लेते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विल बी इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी, इज इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर है। दूसरी बात, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू, इज इक्वल टू लोडिंग इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये दो चीजें, जैसे ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को और शियर फोर्स का रिलेशनशिप था ना, वैसे ही शियर फोर्स और लोडिंग इंटेंसिटी का रिलेशनशिप है। तो जो कंक्लूजन वहां पर आए थे, सिमिलर कंक्लूजन, एक उसी तरह के ही कंक्लूजन यहां पर भी आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। लिखना है क्या? या स्लोप ऑफ एस एफ डी इज इक्वल टू
लोडिंग इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट भी लिख सकते हो आप, या एट दैट सेक्शन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट, जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए देखा था, क्या देखा था, क्या कि चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन टू सेक्शंस। वैसे ही चेंज इन शियर फोर्स, चेंज इन शियर फोर्स, डिफरेंस इन शियर फोर्स बिटवीन टू सेक्शंस किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ लोडिंग इंटेंसिटी बिटवीन दोस टू सेक्शंस, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये पॉइंट लोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर पॉइंट लोड, ठीक है ना। तो नोट करके लिख लेना, नॉट वैलिड फॉर पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के लिए वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि ना इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन किस तरह के फंक्शन के लिए करते हैं, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ना वहां के लिए। इंटीग्रेशन कभी भी डिस्क्रीट चीजों के लिए नहीं किया जाता था। तो पॉइंट लोड तो एक डिस्क्रीट है, डिफरेंट मतलब कंसंट्रेटेड है, वो डिस्क्रीट है, ठीक है ना। हम इंटीग्रेशन कहां करते हैं, जहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वहां पर, है ना। यस, तो यूडीएल हो सकता है, यूवीएल हो सकता है, और भी किसी तरह का लोडिंग हो, लेकिन वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। ये अगर आपने 11th-12th में पढ़ी थी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी थी तो आप बस इतना याद रख लो, इतना काम बस, ठीक है। इसके डिटेल में कोई घुस के अंदर पूछने नहीं वाला। यस, ठीक है। चलिए, तो चेंज इन शियर फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, ठीक है। और जहां पर, चलो इतना ठीक है ना। इसके आगे लोडिंग तो साइन चेंज करता नहीं है, जनरली लोडिंग साइन चेंज करता नहीं है, लोडिंग हमेशा डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो लोडिंग साइन चेंज करता नहीं है, तो इसीलिए ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज हम शियर फोर्स के लिए नहीं लिख रहे। अब देखते हैं और आगे चलते हैं। अब रिलेशन बिटवीन लोडिंग एंड शेप ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी, हमारे पास जो लोडिंग इंटेंसिटी है उसका और शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बीच की ना रिलेशनशिप देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं सीरियल नंबर, टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। यहां पर देखते हैं लोडिंग किस तरह की है, फिर यहां पर देखते हैं एसएफडी का शेप कैसा आएगा, और यहां पर लिख लेते हैं बीएमडी का शेप कैसा आएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, शियर फोर्स डायग्राम का, इनका शेप कैसा आएगा। सो ड्रॉ दिस टेबल, ये टेबल आप बना लो। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं पहले, मान लो लोडिंग कुछ भी नहीं है, नो लोडिंग, नो लोडिंग, बीम के किसी पार्ट में हमारे पास एक बीम है। एग्जाम्पल अभी देखते जाएंगे, इकट्ठे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल एक बार करना चालू करेंगे ना, फिर ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम्पल के साथ साथ एक बार रिकॉल करते जाएंगे सब चीजें, ठीक है।
घबराओ मत आप, सारे एग्जाम्पल सब कुछ होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहले नो लोडिंग, जब लोडिंग नहीं है किसी पार्ट में, अगर लोडिंग नहीं है तो हमने एक एग्जाम्पल देख रखा था क्या, ये, तो बीम के इस पार्ट में कोई लोडिंग नहीं है, तो यहां पर शियर फोर्स कैसा था, व्हेन देयर इज नो लोडिंग, तो जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इतने पार्ट के लिए, अच्छा ही मैंने कहा था कि पॉइंट लोड के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन पॉइंट लोड दूर लग रहा है, पॉइंट लोड से हटके अपन बात कर रहे हैं, है ना। जिस जगह पर पॉइंट लोड लग रहा है हम उस जगह की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी के टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो शियर फोर्स डायग्राम आता है क्या आता है, कांस्टेंट आता है ना। तो शियर फोर्स डायग्राम आपको पता है कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो शियर फोर्स डायग्राम विल बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट कह सकते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट कैसा आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इससे 1 डिग्री हाइयर होगा ना, जब ये कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट का मतलब है एक्स की पावर कितनी है इसके अंदर है एक्स की पावर 0। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 1 आ जाएगी। और जब एक्स की पावर 1 होती है तो आप सबको पता होगा एक्स की पावर 1 कैसा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। एक्स की पावर 1 लीनियर बनेगा, लीनियर बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर शेप बोला जाए कि कैसा शेप आएगा इसका, तो यूनिफॉर्म में रेक्टेंगल शेप आएगा, यूनिफॉर्म में आएगा रेक्टेंगल शेप, ठीक है। लीनियर में कैसा आएगा, लीनियर में आएगा ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप आएगा। और ये वेरी कैसे करेगा, इट विल वेरी विद एक्स की पावर 1, ठीक है ना, एक्स की पावर 1 से वेरी करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं। नो लोडिंग थी, अब मान लो लोडिंग आ गई है वहां पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कांस्टेंट, लोडिंग कांस्टेंट है, लोडिंग कांस्टेंट है मतलब यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यानी लोडिंग बेसिकली क्या है, एक जैसी है। तो रेक्टेंगल टाइप का बोल सकते हैं उसको, रेक्टेंगल, है ना, पर बोलते नहीं है जनरली, हम कन्वर्सेशन में नहीं बोलते हैं। तो अगर हमारे पास ये कांस्टेंट है, मतलब कि x की पावर 0 से वेरी कर रहा है, यहां पर वेरिएशन किसकी तरह से हो रहा है, x की पावर 0 से वेरिएशन हो रहा है, x की पावर 0, ठीक है ना। तो शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा हमारे पास लीनियर, शियर फोर्स डायग्राम आ जाएगा लीनियर, ये x की पावर 1 से वेरी करेगा, है ना। और बेसिकली शेप हो जाएगा इसका ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। अब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पैराबोलिक, पैराबोलिक, यानी ये x की पावर 2 से वेरी कर रहा है ना। यहां पर x की पावर 1 थी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 1 डिग्री हाइयर हो जाएगा, तो x की जो हाईएस्ट पावर आ जाएगी यहां पर 2 आ जाएगी, x की पावर 2 से वेरी कर रहा है, x की पावर 2 से वेरी कर रहा है, पैराबोलिक शेप हो गया, बस ठीक है। सेकंड डिग्री भी लिख सकते हैं उसको, सेकंड डिग्री भी लिखते हैं कई बार, 2 डिग्री, 2 डिग्री कर्व बन रहा है ना। यहां पर ये 1 डिग्री कर्व कहते हैं इसको, 1 डिग्री कर्व। 1 डिग्री कर्व का मतलब ये नहीं है कि आप ये मत बोलने लगना कि सर स्ट्रेट लाइन तो कर्व नहीं है, 1 डिग्री कर्व का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ट्रायंगुलर फॉर्म के बनेगी, ठीक है। अब ये कांस्टेंट था, अब ये अगर लीनियर हो गया, लीनियर का मतलब कैसा होगा, लोडिंग, लोडिंग लीनियर है मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यानी कि ये x की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है ना। x की पावर 1 के फॉर्म में इसका कर्व है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगुलर बनेगा, यानी ये इस तरह का लोडिंग कैसी होगी, ट्रायंगुलर लोडिंग होगी ना, ट्रायंगुलर लोडिंग होगी, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बन जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा पैराबोलिक, सबको पता होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब पैराबोलिक बन जाएगा, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक बन जाएगा, सॉरी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, सब लोग बताएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, ठीक है ना। तो ये x की पावर 3 से वेरी करेगा, जो इक्वेशन बनेगी ना ये x की पावर 3 के फॉर्म में आएगी, डन। चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये वाली ना आप टेबल याद कर लेना, ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आएगी, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज, अरे यार ये क्या,
रुको 1 मिनट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, when a point load acts, shear force to the left। अच्छा, टेबल बनानी थी क्या? ये बताओ, टेबल सब लोग बना चुके हैं? टेबल किसी की रह तो नहीं गई है? किसी की टेबल रह गई हो? डन। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन अ पॉइंट लोड एक्ट्स, shear force to the left, shear force at the left and right of the left and right of that load will be different of that point will be different। देखो, जब भी कोई पॉइंट लोड एक्ट करेगा ना, तो पॉइंट लोड पे मैंने बताया था आपको कि shear फोर्स में ड्रास्टिक चेंज आएगा। देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, तो जहां पर भी पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा वहां पर शियर फोर्स डायग्राम में ना ड्रास्टिक चेंज आएगा। जब भी ड्रास्टिक चेंज आएगा मतलब अचानक से चेंज हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। जब अचानक से चेंज हो जाएगा तो इस पॉइंट लोड के जस्ट इस तरफ देखोगे, जस्ट इस तरफ देखोगे, और पॉइंट लोड के जस्ट इस तरफ, जस्ट आप पॉइंट लोड के उधर गए तो अलग वैल्यू मिलेगी, और जस्ट आप इस तरफ गए तो अलग वैल्यू मिलेगी, है ना? जिस भी जगह पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा। तो हो सकता है कि शियर फोर्स डायग्राम इस जगह पर ऐसा मिल जाए, शियर फोर्स डायग्राम इस जगह पर ऐसा मिल जाए, है ना? तो जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन, या जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट ऑफ दैट पॉइंट, शियर फोर्स की वैल्यूज जो हैं वो काफी अंतर आ जाएगा उसमें, है ना? जस्ट टू द लेफ्ट अगर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ रही होगी, जस्ट टू द राइट देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ रही होगी, है ना? क्लियर है कि नहीं है? देयर विल बी सडन चेंज। ठीक है, तो ये वाला पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शियर फोर्स is not defined at the point, at the section, shear force is not defined at the section where point load is acting, where point load is acting। तो जिस जगह पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, जिस जगह पर पॉइंट लोड लग रहा है, वहां पर शियर फोर्स डिफाइंड नहीं है, वहां पर शियर फोर्स डिफाइंड नहीं है। शियर फोर्स कहां पर डिफाइंड होगी? उस पॉइंट से, देखो ये हमारी बीम थी और यहां पर पॉइंट लोड लग रहा था, तो इस पॉइंट के जस्ट पहले शियर फोर्स क्या थी? ज्यादा थी, और इस पॉइंट लोड के जस्ट बाद जैसे ही ये पॉइंट लोड इंक्लूड हुआ, ये शियर फोर्स अलग हो गई। तो इस पॉइंट लोड पे ही जस्ट काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना, इतना सारा चेंज आ रहा है। तो आप क्या बताओगे कि इस पॉइंट लोड पर, इस जहां पर ये पॉइंट लोड लग रहा है वहां पर शियर फोर्स कितनी है? वहां पर शियर फोर्स अगर देखने जाओगे आप, तो ये वाली वैल्यू भी सही लग रही है और ये वाली वैल्यू भी सही लग रही है कि नहीं? ये दोनों ही वैल्यू सही लग रही है ना? तो इस जगह पर ना शियर फोर्स डिफाइंड ही नहीं है। हम क्या कहते हैं, या तो उसके लेफ्ट में या उसके राइट में बताएंगे। जहां पर पॉइंट लोड लग रहा है ना, वहां पर शियर फोर्स रिपोर्ट नहीं करी जाती है। यस, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो शियर फोर्स जो बताई जाएगी इस पॉइंट के जस्ट इधर या जस्ट उधर बताई जाएगी, ठीक है? ये चीज क्लियर है, ठीक है? आगे, when there is concentrated movement, when there is concentrated movement
देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज, देयर विल बी ड्रास्टिक या सडन चेंज लिख लेते हैं, देयर विल बी सडन चेंज, सडन का मतलब होता है अचानक से काफी सारा चेंज हो गया, देयर विल बी सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में काफी ज्यादा सडन चेंज देखने को मिलेगा, जिस भी जगह पर आपको कंसंट्रेटेड मोमेंट देख मिलेगा, है ना। तो अगर मोमेंट इस तरह से लग रहा है किसी पॉइंट पर, है ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लो वहां पर कैसे आया था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वहां पर इस तरह से आ रहा था, अचानक से सडन चेंज देखने को मिल जाएगा आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको अचानक से काफी सारा चेंज देखने को मिल जाएगा। तो जहां पर भी कंसंट्रेटेड लोड है वहां पर आपको शियर फोर्स में चेंज देखने को मिलेगा, और जहां पर भी कंसंट्रेटेड मोमेंट है वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस केस के लिए ये हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम में चेंज देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में चेंज देखने को मिलेगा जब कंसंट्रेटेड मोमेंट ऐड कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो जब भी शियर फोर्स डायग्राम में आपको वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है, इसका मतलब है वहां पर कोई पॉइंट लोड होगा या कोई ना कोई सपोर्ट रिएक्शन होगी। और जब भी आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है, वहां पर एक कंसंट्रेटेड मोमेंट ऐड कर रहा होगा, देयर विल बी कंसंट्रेटेड मोमेंट, ठीक। चलिए इतना कर लिया, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन स्टैंडर्ड केसेस वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सब लोग लिख लें। सर मोमेंट आर कैलकुलेटेड एट द पॉइंट्स, हाँ मोमेंट पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं ना। डन है, लिख लिया सबने। चलो एक काम और करते हैं, जस्ट अ मिनट। डन है, सबने लिख लिया, डन, वेरी गुड, वेरी फास्ट पीपल। तो आगे चलते हैं। नाउ अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, लेकिन इनको मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। साथ साथ लिख लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। थर्ड पॉइंट में क्या है, जब भी कभी मोमेंट एक्ट कर रहा होगा, कंसंट्रेटेड मोमेंट जहां पर लग रहा है ना, वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंज देखने को मिलेगा। ये हम ना क्वेश्चंस भी करेंगे सॉल्व, ठीक है, विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक। चलिए ये लिख लिया होगा आपने। अब एक मिनट रुकना। चलिए, तो ये स्टैंडर्ड केस है, दिस इज स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस क्यों, क्योंकि ये ना बहुत जगह काम आएगा आपको ना, मतलब एग्जाम में अगर आता है ना, तो आपको ना ये डिराइव करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे वैल्यूज पता होनी चाहिए। आपको इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा ये पता होना चाहिए, सीधे सीधे पता होना चाहिए कि शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, क्या क्या वैल्यूज होंगी, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं इसको स्टैंडर्ड केस की कैटेगरी में रख रहा हूं। स्टैंडर्ड केस वो होते हैं जो कि आपको पहले से ही पता है, याद है, ठीक है ना। जब पूरी स्पेन पे मूवमेंट लगेगी तब शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल देखेंगे, बताएंगे, टेंशन मत लो आप। चलो सबसे पहले तो ये बताओ सपोर्ट रिएक्शंस क्या क्या होंगी। लेट अस से दिस सपोर्ट इज ए, ये वाला सपोर्ट बी है, और बीच में पॉइंट सी है, सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, एकदम मिड पॉइंट पर सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है ना। तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, व्हाट विल बी द सपोर्ट रिएक्शंस आर ए एंड आर बी। सपोर्ट रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी बताओगे। सपोर्ट रिएक्शंस कितनी हो जाएंगी, सपोर्ट रिएक्शन आर ए कितनी हो जाएगी, आर ए हो जाएगी P/2 और आर बी हो जाएगी P/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है ना। अगर सपोर्ट रिएक्शंस आर ए और आर बी कैलकुलेट करने का शॉर्ट फॉर्मूला देखना है तो आप क्या करो, लोड, लोड इनटू अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। लोड लग रहा है P,
अपोजिट लेंथ आर ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट लेंथ ये वाली हो जाएगी L/2, तो ये L/2 हो गई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये L/2 प्लस L/2 टोटल लेंथ L हो जाएगी, तो ये आर ए कितना आ जाएगा P/2, P/2 आर ए आ जाएगा। इसी तरह से आर बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, जब भी कंसंट्रेटेड लोड वगैरह ऐड कर रहे हो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना। तो जब आर ए मिल गया यहाँ पर, आर ए और आर बी ये दोनों मिल गए हैं P/2, तो शियर फोर्स डायग्राम हम बनाए क्या शॉर्ट ट्रिक से? शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा? वैसे तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने क्या किया था, हमने इक्वेशंस के थ्रू बनाया था, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में इक्वेशंस के थ्रू नहीं बनाना है, एग्जाम में तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। तो जब आपने लेफ्ट से राइट चलना चालू किया, आप क्या करोगे, लेफ्ट से राइट चलना चालू कर दोगे, ठीक है ना। तो आर ए कहाँ लग रहा है, आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है, आर ए की वैल्यू कितनी है P/2, आर ए की वैल्यू P/2, तो ये आर ए क्या बोलेगा कि हमारे शियर फोर्स डायग्राम को P/2 डिस्टेंस से ऊपर पहुंचा दो, तो ये P/2 डिस्टेंस से ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको P/2 डिस्टेंस से ऊपर पहुंचा देंगे, तो P/2 डिस्टेंस से हमने इसको ऊपर पहुंचा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, P/2, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक कंसंट्रेटेड सपोर्ट था, सपोर्ट पे भी तो कंसंट्रेटेड रिएक्शन लग रही है, बहुत ही छोटे से पार्ट पे काफी हैवी रिएक्शन लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज सडन चेंज, शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज देखने को मिल गया, ठीक। अब यहां से यहां तक जिस भी पोर्शन में देयर इज नो लोडिंग, टेबल में लिखा था कि जहां पर नो लोडिंग है वहां पर शियर फोर्स कैसा बनेगा, शियर फोर्स हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक कोई लोडिंग नहीं है, तो यहां पर शियर फोर्स डायग्राम में भी तो कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम। तो यहां से यहां तक जो शियर फोर्स डायग्राम है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, शियर फोर्स डायग्राम इज कांस्टेंट, राइट। कोई दिक्कत, ये आ गया कांस्टेंट। और फिर जब ये कांस्टेंट आ गया, इस पॉइंट पर पहुंचा, सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट पर देखा कि पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है P, तो ये क्या करेगा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमारा जो शियर फोर्स आ रहा था एकदम सीधा 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 स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, इसको ये क्या करेगा, नीचे पहुंचा देगा। कितना नीचे पहुंचाएगा, P अमाउंट से नीचे पहुंचा देगा। तो P/2 तो यही था, P/2 यही था, P/2 और नीचे जाएगा, तो यहां पर ये इतना नीचे पहुंच जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है ना, ये इतना नीचे पहुंच गया। तो यहां पर था P/2 प्लस P/2, यहां पर था माइनस का P/2 हो जाएगा, माइनस का P/2, फिर इसके बाद यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या, नेगेटिव P/2, और फिर यहां से यहां पर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया माइनस, ठीक है ना। तो इस पार्ट में भी कोई भी लोडिंग नहीं थी, जब इस पार्ट में भी कोई भी लोडिंग नहीं थी तो यहां पर शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर यहां पर आपको रिएक्शन मिला कितना, P/2 का, तो P/2 इसने ऊपर पहुंचा दिया और वापस से 0 पे पहुंचा दिया। तो इस तरह का आपको शियर फोर्स डायग्राम देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है शियर फोर्स डायग्राम में, इक्वेशन के फॉर्म में भी देखेंगे तो भी इस तरह का आएगा, ठीक। चलिए बहुत ही बढ़िया, राइट टू लेफ्ट नहीं करना, मैंने कहा था ना शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में जिस तरह से शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है उसी तरह से ही शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल करना है। राइट टू लेफ्ट शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्चुअल कन्वेंशनल वाला फॉर्मूला है, लंबा वाला जो मेथड है ना, उससे हम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कहीं से भी करो तो भी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, लेट अस ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या अच्छा ये चीज ना अब आपको याद कर लेनी है, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपको याद कर लेनी है, एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपको शियर फोर्स डायग्राम दिमाग में छप जाना चाहिए कि ऐसा होता है शियर फोर्स डायग्राम, ये होती हैं रिएक्शंस, ऐसा होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। अब जिस लोकेशन पर, जिस रीजन में शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा बताओ, जहां पर शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा। ये तो x की पावर 0 से वेरिएशन है इसका, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन कैसा होगा, x की पावर 1 जैसा, x की पावर 1 जैसा वेरिएशन होगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। कोई दिक्कत, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ट्राइंगल, एनी प्रॉब्लम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होगा, ट्राइंगल होगा, एक ही बात है, ठीक। बेंडिंग मोमेंट इस लोकेशन पर कितना होगा, यहां पर इस लोकेशन पर पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0। क्यों, इससे जब इधर देखें है ना तो कितनी फोर्स है, जस्ट इसी सेक्शन पर ही देख रहे हैं तो एक P2 मान भी लिया जाए पर डिस्टेंस तो 0 है,
तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, सबको पता है जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जीरो हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ, इस पूरे रीजन में ये बीम सैगिंग कर रही है या हॉगिंग कर रही है? सैगिंग कर रही है या हॉगिंग कर रही है? बीम इज सैगिंग और हॉगिंग? बीम सैगिंग कर रही है, हॉगिंग कर रही है? बिल्कुल सैगिंग कर रही है। ये बीम जब ऐसे लोड लग रहा होगा तो ये इस तरह से जाएगी, स्माइल करेगी, ठीक है। तो यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कैसा हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सबको समझ में आ गया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा पॉजिटिव। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्राइंगुलर हो जाएगा, इन दोनों पर जीरो है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा? यहां से चलना चालू किए और जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यहां से जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यहां से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लीनियरली बढ़ती जा रही है। कहां तक बढ़ती जाएगी? इस पॉइंट तक, यहां तक, जहां पर पॉइंट लग रहा है वहीं तक बढ़ेगी, ठीक है ना। यहां से देख रहे हैं तो फिर से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लीनियरली कहां तक बढ़ेगी? यहां तक बढ़ेगी। तो दोनों तरफ से ही चल के देख लिया हमने, यहां से लेके यहां तक बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है, और यहां से लेके यहां तक बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर जो डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, इस तरह से ट्राइंगल डायग्राम बन जाएगा, ट्राइंगुलर शेप बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया हमारे पास ट्राइंगुलर, और एंड दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज ये कैसा है? सैगिंग है। सैगिंग है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो एक झटके में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहां पर वैल्यू जीरो, यहां पर वैल्यू जीरो, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी हमें। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की यहाँ पर वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इस साइड से कैलकुलेट करें तो p/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? l/2। p/2 इंटू l/2 कितना हो जाएगा? pl/4। और अगर यहां से कैलकुलेट करें तो ये रिएक्शन भी p/2 है, तो p/2 इंटू l/2 कितना हो जाएगा? pl/4। सो दिस विल बी pl/4। कोई दिक्कत? pl/4, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी लग रही है? यहां से कैलकुलेट करें, फोर्स है आर बी इंटू l/2। आर बी की वैल्यू कितनी है? p/2, p/2 इंटू l/2 दैट विल बी इक्वल टू pl/4, ठीक है ना। अगर उस साइड से कैलकुलेट करोगे तब भी RA इंटू l/2 हो जाएगा, RA इंटू l/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? p/2 इंटू l/2, तो अगेन इट विल बी pl/4। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड रिजल्ट सबसे पहला डन। हाँ चलो ये भी देख लेते हैं, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। तो यहां से यहां तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कितना चेंज हुआ? व्हाट इज द चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है pl/4, और एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम कितना है? p/2। ये तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा ना, p/2 इंटू l/2, pl/4 आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो आप, ठीक है, डन। चलो तो पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट ये रटा होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट में इसलिए लिखा है इसको कि ये रटा होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले केस पर। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, अभी पिछले केस में क्या था कि जो हमारा लोड था ना वो एकदम मिड पॉइंट पर लग रहा था। अब जो हमारा लोड है ना वो मिड पॉइंट पर नहीं लग रहा, थोड़ा सा साइड होके, साइड हटके लग रहा है। तो लोड को थोड़ी सी मस्ती सूझी, उसने कहा मैं बीचों बीच क्यों रहूं, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, घूमने फिरने चल देता हूं। तो ये घूमने फिरने चला गया और ये ऐसे करके साइड में चला गया, ठीक है, साइड में चला गया। पर हम इस लोड को बख्शेंगे नहीं, हम यहाँ पर भी इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करके रहेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए ये रेफरेंस लाइन बना ली, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए एक और रेफरेंस लाइन बना लेंगे। सो विल ड्रॉ रेफरेंस लाइन फॉर बोथ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए तो रेफरेंस लाइंस भी बना ली हैं शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट केस नंबर 2, ठीक है। अब आप बताओ जरा सपोर्ट रिएक्शंस क्या क्या होंगी। यहां पर मान लेते हैं सपोर्ट रिएक्शन इज RA, यहां पर मान लेते हैं सपोर्ट रिएक्शन इज RB। RA और RB की वैल्यूज क्या आप बता सकते हो? ये पॉइंट है C जहां पर लोड लग रहा है। WL/3 नहीं आएगा, WL/4 ही आएगा, ठीक है। PA/L एंड PB/L, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो L दे रखी है, यहाँ पर टोटल लेंथ L दे रखी है। RA कितना हो जाएगा? RA हो जाएगा लोड इंटू अपोजिट लेंथ P इंटू अपोजिट लेंथ बाय टोटल लेंथ L, ठीक है। और RB हो जाएगा लोड जो एक्ट कर रहा है P इंटू अपोजिट लेंथ A डिवाइडेड बाय L। अच्छा एक बात और समझो, ये तो कैलकुलेशन से तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
कैलकुलेशन से आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा इसको प्रैक्टिकली अगर समझ के देखा जाए तो आप ये देखो, हमारे पास बीम है ना, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं ना एकदम रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं। रियल लाइफ को अगर ये रिजल्ट मैच नहीं कर रहे हैं ना तो ये हमारे रिजल्ट खराब हैं। रियल लाइफ को एकदम मैच करते हुए रिजल्ट होने चाहिए। आप देखो कि लोड लग रहा है इस पर, ये रहे दोनों सपोर्ट, ये रहा आर ए, ये रहा आर बी, और लोड मैंने लगा दिया एकदम बीचों बीच में, तो ये दोनों बराबर बराबर रिएक्शन देंगे लोड के अगेंस्ट, यस और नो, दोनों बराबर बराबर, ये लोड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगर इस लोड को मैं थोड़ा साइड में सरका दूं तो कौन सी वाली सपोर्ट है जिस पर लोड बढ़ जाएगा, कौन सी वाली रिएक्शन है, कौन सा वाला सपोर्ट है जहां पर रिएक्शन बढ़ जाएगी? जिसके पास में लोड चला गया वहां पर रिएक्शन बढ़ जाएगी, या जिससे दूर चला गया वहां पर रिएक्शन बढ़ जाएगी? रिएक्शन कहां बढ़ेगी, रिएक्शन ज्यादा कहां पर आएगी? रिएक्शन ज्यादा कहां पर आएगी? लोड जिसके पास में सरक गया है, लोड इसके पास में सरक गया ना, तो इसके ऊपर रिएक्शन ज्यादा आएगी। समझ में आई बात? ठीक है ना, तो बी के ऊपर ज्यादा रिएक्शन आ जाएगी। तो यहां पर अगर ए की वैल्यू ज्यादा है, बी की वैल्यू कम है, तो इन फॉर्मूले को देख के बताओ आर ए ज्यादा आ रहा है या आर बी ज्यादा आ रहा है? फॉर्मूले को देख के बताओ, ए इज ग्रेटर देन बी, तो आर ए ज्यादा है, आर ए ज्यादा है या आर बी ज्यादा है ना? आर बी ज्यादा है। पी और एल ये तो दोनों में ही बराबर बराबर हैं, तो आर ए बी पर डिपेंड कर रहा है और आर बी ए पर डिपेंड कर रहा है। आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है और आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो आर बी ज्यादा हो गया ना, आर बी ज्यादा हो गया। क्लियर है? अब जैसे जैसे ये लोड जितना जितना इधर सरकता जाएगा आर बी की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। लोड और इधर आया, आर बी की वैल्यू और बढ़ गई, लोड इधर आया, आर बी की वैल्यू और बढ़ गई, और जब लोड यहां पर आ जाएगा ना, यहां पर आ जाएगा, तो पता है क्या होगा? लोड जब इसके ही ऊपर आ जाएगा, इसी सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये सपोर्ट कहेगा मैं जाता हूं भैया, मैं आराम कर लेता हूं, पूरा का पूरा लोड तुम ही ले लो, तुम्हारे ही ऊपर आ गया पूरा लोड, ठीक है ना। तो ये वाला जो लोड है ना, ये इसी के ऊपर आ जाएगा, तो पूरी की पूरी रिएक्शन इसी लोड को ही रेजिस्ट कर देगी, है ना। फिर यहां पर बीम के ऊपर ही लोड नहीं जाएगा, लोड सीधा का सीधा सीधे रिएक्शन पर आया, सपोर्ट पर आया, सपोर्ट ने ही पूरा का पूरा यहीं पर ही लोड को रेजिस्ट कर दिया। ना इस बीम के अंदर कोई शियर फोर्स डायग्राम आएगा, ना इस बीम के अंदर कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, ना ही यहां पर ए पर कोई सपोर्ट रिएक्शन आएगी, ठीक है। सिंक होगा कि नहीं होगा ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि हमने लोड कितना मजबूत बना रखा है। अभी हम सिंक विंक नहीं देखेंगे, अभी हम शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और रिएक्शन के टर्म्स में समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। तो यहां पर आर बी इस पूरे के पूरे लोड को रेजिस्ट कर लेगा, आर ए के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आएगी। तो ये रियल लाइफ रिजल्ट्स को ही मैच करते हुए हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, हमारे जो मैथमेटिकल रिजल्ट हैं एकदम रियल लाइफ सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आपने आर ए और आर बी कैलकुलेट कर लिया, यहां पर सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने में तो कोई डाउट नहीं है, सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने में तो कोई डाउट नहीं है, सपोर्ट रिएक्शन तो सबने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहां पर देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम यहां से चलते हैं, फिर से लेफ्ट से राइट चलते हैं। तो लेफ्ट से राइट हमने चलना चालू किया तो हमको शियर फोर्स डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा? आर ए ऊपर की तरफ, बिल्कुल ठीक है, आर ए ऊपर की तरफ, तो यहां पर ये जो शियर फोर्स डायग्राम आ जाएगा ऊपर की तरफ। आर ए की वैल्यू है पी बी बाय एल, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी पी बी बाय एल, सो दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी पी बी बाय एल। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन, ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी पी बी बाय एल, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये पूरा कांस्टेंट है, यहां से यहां तक ये पूरा कांस्टेंट है, चलो यहां से यहां तक ये कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब ये डाउनवर्ड कितना चला जाएगा? पी डाउनवर्ड चला जाएगा। जब ये पी डाउनवर्ड चला जाएगा तो ऊपर तो ऑलरेडी ये पी बी बाय एल था, नीचे कितना पहुंचेगा? पी जब नीचे चला जाएगा तो ये नीचे कितना पहुंचेगा? तो ये समझ लेते हैं, ये वाली कैलकुलेशन करते हैं कि ये कितनी आ रही है। वैसे तो ना ये इस साइड से देख लेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है। ये हो जाएगा, ये टोटल है पी, इसमें से पी बी बाय एल चला गया तो ये बचा ना, तो टोटल था पी में से पी बी बाय एल चला गया, पी बी बाय एल। एल को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, एल को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी बी होल अपॉन एल, तो ये आ जाएगा पी ए बाय एल, दिस विल बी पी ए बाय एल, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर इस साइड से अगर हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहां पर रिएक्शन क्या आ रही है? ऊपर की तरफ आ रही है रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है ना कैसा मूवमेंट देगी? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगी,
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कितना हो जाएगा, पी ए बाय एल ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऐसे आ गया, यहां से यहां तक ये कांस्टेंट बनेगा। अच्छा, दोनों को आपस में मिक्स मत करना, ठीक है ना। अगर आप ये वाले तरीके से सॉल्व कर रहे हो ना, कौन से वाले तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो तो बस शॉर्ट ट्रिक पे ही रहना, और लॉन्ग ट्रिक से कर रहे हो मतलब पूरे इक्वेशन बना बना के, तो लॉन्ग ट्रिक पे ही रहना। कई बार क्या होता है, आधे में शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, आधे में लॉन्ग वाला मेथड कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई, ठीक। डोंट डू दैट। चलो, अब यहां पर पहुंचने के बाद इसने कितना ऊपर पहुंचा दिया, इसने पहुंचा दिया पी ए बाय एल ऊपर, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू हो गई है पी ए बाय एल, है ना। अब बी ज्यादा है या ए ज्यादा है, यहीं पर दिखाई दे रहा है कि ए की वैल्यू ज्यादा है। जब ए की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। चलो, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, गुड। अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कैसा बनेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाना है तो ये तो सबसे पहली बात है आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है ना सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए यहां पर पॉइंट बी पर जीरो बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ए पर जीरो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब यहां से देखते आ रहे हैं बढ़ते 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 बेंडिंग मोमेंट यहां पर मैक्सिमम हो जा रहा है ना। फिर यहां से जब देखा तो यहां से भी बेंडिंग मोमेंट बढ़ते 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 यहां पर मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आएगी, ठीक है ना, क्लियर। चलो, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आएगी तो लीनियर बनेगा, यहां से भी ऐसे स्ट्रेट लाइन, यहां से भी ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर ट्राइंगुलर फिर से बन जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी ट्राइंगुलर अगेन। तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी जीरो, दिस वैल्यू विल बी जीरो, दिस वैल्यू विल बी जीरो, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, देखो दोनों तरफ से कैलकुलेट कर लेते हैं, आर बी इंटू बी हो जाएगा, आर बी इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। आर बी की वैल्यू कितनी थी, पी ए बाय एल, सो इट विल बी पी ए बाय एल इंटू बी, यानी पी ए बी बाय एल, ठीक है। ऐसे आ गया। बेंडिंग मोमेंट एट सी हम इस साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू ए, ये हो जाएगा आर ए इंटू ए। जब आर ए इंटू ए हो गया, आर ए की वैल्यू कितनी थी, पी बी बाय एल, पी बी बाय एल, और इंटू मल्टीप्लाई क्या किया है, ए, ये हो जाएगा पी ए बी बाय एल। दोनों तरफ से बराबर आई, दोनों तरफ से बराबर आई। सर क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव में ही बनेगा, देखो यहां पर पॉजिटिव बन रहा है, क्यों, क्योंकि आरबी इस तरह से रोटेट करा रहा है ना, इस तरह से। आपने यहां पर एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन पर आप देखोगे कि आरबी इस बीम को क्या कर रहा है, स्माइल करा रहा है। आरबी जब बीम को स्माइल करा रहा है तो पॉजिटिव बनेगा। अब आप सोचो कि दुनिया में जितने भी केसेस हैं सब में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव बनेगा क्या। अगर दुनिया में जितने केसेस होते सब में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव ही बनता तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम कभी डिफाइन ही नहीं करते, ठीक है ना। ये जो दो केस किए हैं इनमें पॉजिटिव बना है, तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। क्लियर है बात। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। यहां पर इन दो केसेस में अभी तक जो देखे हैं इन दोनों में पॉजिटिव बना, आगे कई सारे केसेस भी आएंगे, काफी सारे केसेस में नेगेटिव भी होगा। ये वाली वैल्यू समझ में आ गई कितनी आ रही है, पी ए बी बाय एल। ये भी आपको याद रहेगी नहीं रहेगी, रखनी पड़ेगी याद, यू हैव टू रिमेंबर दिस, पी ए बी बाय एल, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम से कैलकुलेट करो, देखो ये वो हो गया सेक्शन 2, तो m2 माइनस m1, m1 कितना है, 0, तो m2 माइनस 0 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन दीज टू सेक्शंस। इन दो सेक्शन के बीच का एरिया निकाल लो शेयर फोर्स डायग्राम का, ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ये कितनी हाइट है, पी बी बाय एल, और ये कितना डिस्टेंस है, ए है, तो पी ए बी बाय एल यहां से भी आ गया। अब अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो यहां से कैलकुलेट कर लो, है ना। ये था m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 करोगे तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। m2 0 है, माइनस m1 हो जाएगा माइनस m1, और माइनस m1 इसके बराबर आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट है क्या है, पी ए बाय एल, दिस इज पी ए बाय एल, पी ए बाय एल, है ना। और ये क्या है, ये वाली डायमेंशन है b, तो पी ए बी बाय एल फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप
ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला थर्ड वाला स्टैंडर्ड केस है हमारा, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये है यूडीएल। ठीक है, यूडीएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में, केसेस में आता रहता है यूडीएल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ यूडीएल। चलो आगे चलते हैं। नाउ सब लोग बताएंगे सपोर्ट रिएक्शंस क्या क्या होंगी। ठीक है, व्हाट विल बी द सपोर्ट रिएक्शंस। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, तो यहां पर सपोर्ट रिएक्शन आ रही है आर ए। लेट अस से दिस पॉइंट इज बी, तो यहां पर सपोर्ट रिएक्शन आ रही है आर बी। तो आर ए और आर बी कितना हो जाएगा, आर ए कितना हो जाएगा, लॉन्ग वाले मेथड से करें पक्का। आर ए आर बी डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा। अच्छा आप एक बात बताओ, इसका जो एस एफ डी का शेप बनेगा, एस एफ डी, एस एफ डी का शेप कैसा बनेगा, कांस्टेंट, ऑप्शन बी लीनियर, ऑप्शन सी पैराबोलिक, और ऑप्शन डी क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, पोल पे आप आंसर करो, सब लोग पोल पे आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो 10 सेकंड बाद चालू कर रहे हैं, नहीं 10 सेकंड तो नहीं, 5 सेकंड बाद चालू कर लेते हैं पोल। चलो स्टार्ट पोल। पोल नहीं आया, ये तो गलत बात है। बी, सब लोग कह रहे हैं बी। ठीक है, तो जो शियर फोर्स डायग्राम होगा, अगर लोडिंग कांस्टेंट है, लोडिंग कैसी है बताओ बच्चों, लोडिंग इज यूडीएल, यूडीएल है, लोडिंग इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लोडिंग की वजह से जो शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा 1 डिग्री हाइयर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। या फिर यहां पर ट्राइंगुलर भी लिखते तो वो भी सही होता। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। क्या क्वेश्चन पूछा तुमने, के दोबारा पूछो जरा। नो पोल वेरी सैड, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इतना सैड मत हो आप ना, कमेंट में आंसर कर दिया करो। वैसे भी 69% बच्चों ने सही किया है, हर्षित, अयान, शितांशु, सताक्षी और सूरज। ठीक है, तो इन सारे बच्चों ने 5.7 सेकंड्स के अंदर अंदर आंसर कर दिया था, टॉप 5 बच्चों ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियर, ही बहुत अच्छी बात है। अगला पोल पे चलते हैं। अगला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ऑप्शंस यही हैं। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप कैसा हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप आपको बताना है, 30 सेकंड्स की ही पोल दे रहा हूं। लॉन्ग, लॉन्ग वाले मेथड से कराएं ये वाला इक्वेशन बना के। पिछले क्वेश्चन का एसएफडी तो पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, अब अगले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का एसएफडी थोड़ी बताएंगे। आप देख लेना, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर पहुंच जाएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, इससे भी 1 डिग्री हाइयर होगा, लीनियर है, इसका मतलब क्या है, लीनियर है तो x की पावर 1 है। पैराबोलिक में क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब शियर फोर्स डायग्राम लीनियर था, शियर फोर्स डायग्राम x की पावर 1 से वेरी कर रहा था, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करेगा, x की पावर 2 से वेरी करेगा, x की पावर 2 से वेरी करेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आंसर पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी यहां पर। और 79.83% बच्चों ने सही आंसर किया है यहां पर भी। ये बताओ ये कौन है नालायक बच्चे, 19% और ये 0.84 तो चलो ठीक है, किसी का एक का गलती से लग गया होगा। ये शियर फोर्स डायग्राम भी लीनियर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी लीनियर, कैसे भैया कैसे, क्या सोचते हो। हाँ ठीक है, भूक्या, वर्षित, शगुन, संदीप और इकनूर, ठीक है, इन सारे बच्चों ने
8 सेकंड के अंदर कर दिया था, करेक्ट, ठीक है। चलो अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाए, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम बच्चे कह रहे हैं कि सर लॉन्ग वाले मेथड से बनाओ, ठीक है। तो लॉन्ग वाले मेथड से बनाते हैं वेरिएशन के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू। तो सबसे पहले बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, शियर फोर्स इक्वेशन। आप लोग सब लोग ये देख के बताओ सबसे पहले तो कि शियर फोर्स की एक ही इक्वेशन पूरे स्पेन में चल जाएगी या फिर कुछ पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। शियर फोर्स की एक ही इक्वेशन पूरे स्पेन में चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, जल्दी बताओ। शियर फोर्स की एक ही इक्वेशन, शियर फोर्स की एक ही इक्वेशन पूरे स्पेन में चल जाएगी, ठीक है ना। तो शियर फोर्स की जब एक ही इक्वेशन पूरे स्पेन में चल जाएगी तो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमने यहां पर एक सेक्शन लिया एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है। इसकी डिस्टेंस यहां से ले ली एक्स, कोई दिक्कत। एक्स डिस्टेंस हमने कहां से लिया, पॉइंट बी से ले लिया, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। एक्स डिस्टेंस हमने ले लिया पॉइंट बी से, ए से भी ले सकते हैं बी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स कितनी हो जाएगी, यहां पर जो शियर फोर्स होगी वो क्या होगी, समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। तो हम इस सेक्शन के राइट साइड के सारे ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन कर देते हैं। तो राइट साइड की सारी ट्रांसवर्स फोर्सेस क्या हो जाएंगी, W इंटू एक्स और आर बी, ठीक है। अब साइन देख लेते हैं, पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे। डब्ल्यू एक्स के कैसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा, जब अकेला डब्ल्यू एक्स दिख रहे हैं ना तो आर बी हटा देंगे। तो डब्ल्यू एक्स जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, डब्ल्यू एक्स क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आर बी कैसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, आर बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, आर बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस आर बी की वैल्यू कितनी, आर बी तो कैलकुलेट ही नहीं किया, आर ए और आर बी, आर ए और आर बी दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे डब्ल्यू एल बाय टू, ठीक है ना। कैसे आएंगे, टोटल लोड कितना है डब्ल्यू इंटू एल, आधा आधा बांट लेंगे दोनों, तो डब्ल्यू एल बाय टू डब्ल्यू एल बाय टू दोनों आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब आर बी कितना है, डब्ल्यू एल बाय टू, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, ठीक है। अब बताओ शियर फोर्स एट बी के लिए, शियर फोर्स एट बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो शियर फोर्स एट बी के लिए आपको एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0। जब आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, जब आप इसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो शियर फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल बाय टू आ जाएगा। क्लियर है, शियर फोर्स आ गया माइनस डब्ल्यू एल बाय टू। शियर फोर्स एट ए कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, शियर फोर्स एट ए को कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू को कितना रखोगे, एक्स की वैल्यू को रखोगे एल। जब एक्स की वैल्यू को एल रखोगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, हाँ के ना, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, और डब्ल्यू एल में से डब्ल्यू एल बाय टू चले गए, कितना बचा, डब्ल्यू एल बाय टू बचा, तो ये बचेगा प्लस का डब्ल्यू एल बाय टू। और अगर आपको शियर फोर्स एकदम मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट सी मान लेते हैं, तो शियर फोर्स एट सी कितना आ जाएगा, यहां पर एक्स की वैल्यू को रखोगे आप एल बाय टू। जब आपने इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को रखा एल बाय टू, एल बाय टू रखते ही डब्ल्यू एल बाय टू माइनस डब्ल्यू एल बाय टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो बीच में मिड पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएशन कैसा है, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका वेरिएशन हो जाएगा लीनियर, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यहां पर आपने देखा कि बी पॉइंट पर माइनस डब्ल्यू एल बाय टू और ए पॉइंट पर प्लस डब्ल्यू एल बाय टू, और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, एकदम सीधी सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है, सीधी सीधी लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, यहां से यहां तक ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये आ गया मिड पॉइंट पर 0 अपने आप ही आ गया, लेकिन थोड़ी सी एकदम बराबर बराबर नहीं हुआ, ठीक है ना, जितना यहां पर उतना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। सबको क्लियर है शियर फोर्स डायग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है। शियर फोर्स डायग्राम कैसा आ रहा था, वेरिएशन तो हमको पहले ही पता चल गया था, ऑप्शंस में ही देख लिया था, पोल कंडक्ट करके ही समझ में आ गया था, ठीक है। वेरिएशन कैसा है, तो दिस वेरिएशन इज व्हाट, दिस वेरिएशन इज लीनियर, ठीक है ना। सो दिस इज डब्ल्यू एल बाय टू, यहां पर आ जाएगा डब्ल्यू एल बाय टू, यहां पर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाय टू, ठीक है। दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, है ना, और यहां पर 0। अच्छा एक बात बताओ, जिस जगह पर शियर फोर्स डायग्राम 0 है उस जगह पर कुछ खास बात होती है क्या, जिस जगह पर एस एफ डी 0 है उस जगह पर कुछ ना कुछ तो खास होता है ना, कुछ तो खास होता है, कुछ खास है जिंदगी में, है ना। जहां पर शियर फोर्स 0
वहां पर जिंदगी में नहीं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कुछ खास हो जाता है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या खास हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस लोकेशन पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो शियर फोर्स की इक्वेशन लिख ली थी, ये शियर फोर्स डायग्राम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसी आ जाएगी? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स, है ना, ये वाला जो सेक्शन है इस पर एक्स सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। किस किस की वजह से आएगा? आर बी की वजह से और ये डब्ल्यू एक्स की वजह से। आर बी की वजह से कितना आ रहा है? ये हो जाएगा आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू एक्स। कोई दिक्कत? यहां पर बेंडिंग मोमेंट आरबी की वजह से कितना आएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स आरबी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, आरबी इंटू एक्स आ गया, ठीक। अब W की वजह से यहां पर इतना जो लोड था ना, इतना यूडीएल, इसकी वजह से भी ये भी तो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। जब ये बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा तो आरबी को भूल जाएंगे, और जब आरबी की वजह से देख रहे थे तो W को भूल गए, है ना। अभी W की वजह से देख रहे हैं तो आरबी को भूल जाते हैं। सिर्फ इस W की वजह से कितना आ रहा है? टोटल लोड इस W की वजह से कितना आ रहा होगा? हमने बताया था लोड इंटू लोडिंग इंटेंसिटी जो है, लोडिंग इंटेंसिटी इंटू लेंथ। तो ये WX तो टोटल लोड हो गया, WX लोड हो गया। अब इस लोड को हम किस पॉइंट से मानेंगे कि कहां से एक्ट हो रहा है? किस पॉइंट से मानेंगे कहां से एक्ट हो रहा है? ये इसके मिड पॉइंट से एक्ट हो रहा है ना। तो इस सेक्शन पर अगर इस लोड की वजह से टोटल मोमेंट निकालना है तो ये एकदम मिड पॉइंट पर एक्ट हो रहा है, यानी यहां से x/2 पर एक्ट हो रहा है, यहां से x/2 पर एक्ट हो रहा है, तो इंटू x/2 कर देंगे। सो WX इंटू x/2, है ना। अब आरबी की वजह से, आरबी क्या कर रहा था? इसको हंसा रहा था, साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। अब आरबी क्या कर रहा था? ऊपर की तरफ ऐसे ले जा रहा था, हंसा रहा था, तो आरबी की वजह से हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। डब्ल्यू की वजह से ये ऐसे रुला रहा था, नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो ये ऐसे बीम को रुला रहा है ना। ये हो गया हॉगिंग हो गया, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। तो आरबी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। आरबी की वैल्यू कितनी है? WL/2, ये हो जाएगा WL(x/2 माइनस WX स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत? क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। टाइम हो गया तो बस हमारा भी ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना आ जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट बी के लिए हमको x की वैल्यू रखनी है 0। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। बेंडिंग मोमेंट एट बी हो गया 0। बेंडिंग मोमेंट एट ए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू l रखेंगे। जैसे ही x की वैल्यू l रखी, ये हो गया WL²/2 और ये भी हो गया WL²/2। WL²/2 माइनस WL²/2 हो गया 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए भी हो गया 0, ठीक है। यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। x की हाईएस्ट पावर है 2, तो यानी ये पैराबोलिक वेरिएशन हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट c कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि c पर बेंडिंग मोमेंट आने वाला है हाईएस्ट, c पर आने वाला है हाईएस्ट। बेंडिंग मोमेंट एट c कितना हो जाएगा? यहां पर x की वैल्यू रखेंगे l/2, तो w l/2 इंटू एक्स, WL/2 इंटू L/2, WL²/4, WL²/4 माइनस यहां पर हो जाएगा WL²/8, WL²/4 माइनस WL²/8 हो जाएगा WL²/8। इट विल बी WL²/8। ये WL²/8 आ गया। अब यहां पर जो शियर फोर्स डायग्राम बने, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, इट विल बी पैराबोलिक, इट विल बी पॉजिटिव, पैराबोलिक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर शियर फोर्स 0 था, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, एंड दिस वैल्यू विल बी WL²/8। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी WL²/8, दिस विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पर 2 डिग्री कर्व या पैराबोलिक या कुछ भी ऐसे लिख देंगे। कन्वेंशनल में होंगे तो लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव में तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? तो ये हो गया लॉन्ग मेथड से कर लिया हमने। -W/2 माइनस WL/2 कैसे आया? ये -WL/2 माइनस WL/2 कहां पर? यहां पर b में x की वैल्यू रख दो ना, x की वैल्यू 0 रख दो। जब x की वैल्यू 0 रख दी तो WX 0 हो गया, WX 0 हो गया तो बचा कितना? WL/2 ही तो बचा, माइनस WL/2 बचा, ठीक है। क्लियर है? चलो जिसमें भी डाउट हो ना तो आप इस सेशन को ना एक बार रिपीट करके ना तेजी से फास्ट मेथड में देख लेना, ठीक है।
आज की क्लास बेस्ट थी, चलो ठीक है, अब सारी की सारी क्लासेस बेस्ट रहा करेंगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, तो करेंगे अगली क्लास में, और क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।